आप सभी को आशीष सिंह का नमस्कार। चलिए आप सभी के सामने हम लोग आधुनिक भारत की नई श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। ये जो श्रृंखला होगी ये हम कुछ अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इतिहास को समझ के अगर हम लोग याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी इतिहास में जो चीज़ें हुई हैं उनको पढ़ेंगे और उन चीज़ों के पीछे क्या क्या कारण थे। कोई भी घटना होती है तो उसके पीछे क्या कारण होता है उनको भी जानेंगे और अच्छी तरह से समझते हुए इतिहास को हम अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन से। तो भारत में व्यापार और वाणिज्य की शुरुआत प्राचीन काल से ही मानी जाती है। सुमेरियन सभ्यता में मेलुहा शब्द का जिक्र हुआ था। संभवतः सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने मेलुहा शब्द का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के व्यापारियों या हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए किया गया था। मध्यकाल में भी भारत की आर्थिक संपन्नता, सांस्कृतिक विरासत, योग, कला, दर्शन आदि से प्रभावित होकर अनेक यूरोपीय भारत आए और इन्होंने यहाँ आकर व्यापार किया। परंतु 15वीं शताब्दी के अंत में जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आईं वो लगभग 350 सालों तक भारत में रहकर उन्होंने भारत की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्कृति को प्रभावित किया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से कारण थे जिनके कारण यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आईं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग विश्व के मानचित्र का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि भारत में तत्कालीन विश्व में व्यापार किस प्रकार से होता था। तो पहले आप लोगों को ये पता है, ये आपका हिंद महासागर है, ये अफ्रीका है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है और ये आपका भूमध्य सागर है। यहाँ आपका इससे ऊपर यूरोप है, इधर आपका एशिया है। तो यूरोप से एशिया जो व्यापार होता था वो दो भागों में होता था। जैसे पहले आपका यूरोप से फिर ये अरब की खाड़ी, अरब देशों से होता हुआ फिर ये एशिया में होता था। एशिया में ये यूरोप है, ये यूरोप है। यूरोप से आपका पहले अरब पेनिनसुला में व्यापार आता, जो भी व्यापार या वाणिज्य की चीज होती। फिर यहाँ से भारत में सिमिलरली भारत से जो भी चीजें सामान जाती थी वो पहले अरब प्रायद्वीप में जाती, फिर वहां से यूरोप में जाती थी। तो ये जो व्यापार होता था ये दो भागों में हुआ कि भारत से अरब प्रायद्वीप और अरब प्रायद्वीप से यूरोप में। तो उस समय क्या था, 15वीं शताब्दी आते आते यूरोप में जो प्राचीन रोमन साम्राज्य था वो दो भागों में विभक्त हो गया था। तो जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था उसको हम लोग बैजेंटाइन साम्राज्य कहते थे। बैजेंटाइन साम्राज्य। तो इस बैजेंटाइन साम्राज्य का, ये जो बैजेंटाइन साम्राज्य है इसका यूरोप के व्यापार में एकाधिकार था और एशिया में जो व्यापार होता था उसमें अरब देशों का एकाधिकार हो गया था। तो ये बात समझ में आई आपको क्या, कि जो यूरोप में व्यापार होता था उसमें रोमन का पूर्वी रोमन साम्राज्य जो था बैजेंटाइन साम्राज्य उसका एकाधिकार था और दूसरा जो अरब से एशिया में व्यापार होता था उसमें अरब देशों का एकाधिकार हुआ करता था। अब देखिए व्यापार कैसे होता था। व्यापार दो मार्गों से होता था, स्थल मार्ग और जल मार्ग से। देखिए अरब के जो लोग थे वो तो अरबियन सी के थ्रू भारत में व्यापार करते थे और यूरोप के लोग का व्यापार स्थल मार्ग से पहले कैसे होता था। ये आपका बाल्कन कंट्रीज हैं, ये सब जितनी भी कंट्रीज हैं बाल्कन कंट्रीज हैं। तो स्थल मार्ग से आपका बाल्कन देश होता हुआ फारस, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, खैबर, कुर्रम, बोलन, गोमल, इसके थ्रू भारत में व्यापार होता था। ध्यान रखिए ये वही मार्ग है, ईरान, अफगानिस्तान, खैबर, कुर्रम, बोलन और गोमल दर्रे, जहां से मध्यकाल की शुरुआत में विदेशी आक्रमणकारी भारत में आक्रमण करने आए थे। इसी स्थल मार्ग का प्रयोग करते हुए, यही स्थल मार्ग जो है इसी का प्रयोग करते हुए वो लोग
भारत व्यापार करने आए थे। अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा मैं और ध्यान देने की कोशिश करते हैं। यहां पे आपका एशिया खत्म हो जाता है और ये जो है आपका कस्तुनतुनिया। कस्तुनतुनिया क्या है? ये आपका आधुनिक इस्तांबुल है। उस समय कस्तुनतुनिया को यूरोप में व्यापार करने का प्रवेश मार्ग माना जाता था कि कोई ऐसा शहर, ये एक प्रवेश मार्ग था जहां के थ्रू होते हुए ही आप यूरोप में जा सकते थे। तो ये शहर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा कस्तुनतुनिया का, क्योंकि ये यूरोप और एशिया, आधुनिक इस्तांबुल है ये यूरोप और एशिया दोनों में स्थित है। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग अब कि क्या कारण थे। तो देखते हैं सबसे पहला, भारत की आर्थिक संपन्नता। तो भारत की आर्थिक संपन्नता में क्या है कि मार्को पोलो नामक का इटली का व्यापारी चीन आया 13वीं शताब्दी में। उसने यहाँ पे लगभग 10 वर्षों तक रहा। फिर यहाँ से वापस वो जब रोम गया तो वहाँ पे उसने एशिया और भारत की संपन्नता के बारे में बताया। और वैसे भी हम जानते हैं हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो इसीलिए यूरोप की कंपनियां भारत की आर्थिक संपन्नता से प्रभावित होकर भारत में व्यापार के लिए आकर्षित हुई। एक और कारण था, भारत के जो मसाले थे और सूती वस्त्र थे, ये यूरोपीय देशों में बहुत, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जितने भी यूरोपीय देश हैं ये ठंडे प्रदेश हैं। और जो भारत के गर्म मसाले होते थे जैसे काली मिर्च, इलायची, दालचीनी आदि, इनका काम क्या होता था, वहाँ जो मीट मिलता है उसको प्रिजर्व करने के काम आते थे। तो मसालों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सूती वस्त्रों की डिमांड ज़्यादा थी, इसलिए वो हमेशा चाहते थे कि वो आके भारत से डायरेक्ट व्यापार करें। तो भारत की आर्थिक संपन्नता जब मार्को पोलो ने बता दिया कि भारत इतना संपन्न देश है, तो वहाँ की कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित होने लगी व्यापार के लिए। वो भी उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना डायरेक्ट व्यापार करें, ना कि अरब होते हुए व्यापार करें। तो ये पॉइंट हम लोगों का क्लियर हो गया। अब दूसरा जो मेन पॉइंट आता है, कस्तुनतुनिया पर ऑटोमन तुर्कों का अधिकार। कस्तुनतुनिया पर ऑटोमन तुर्कों का अधिकार। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि कस्तुनतुनिया जो कि यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित है, यूरोप में व्यापार का प्रवेश मार्ग जिसे माना जाता है, वो कौन सा शहर है? कस्तुनतुनिया। तो बैजेंटाइन साम्राज्य पर ऑटोमन तुर्कों ने 1453 ईस्वी में बैजेंटाइन साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और इसके बैजेंटाइन साम्राज्य को हराते हुए कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। तो अब क्या था, यूरोप के व्यापार मार्ग का जो एकदम मुख्य मार्ग था उस पे किसका अधिकार हो गया? ऑटोमन तुर्कों का अधिकार हो गया। तब अब क्या किया ऑटोमन तुर्कों ने? भाई एशिया में तक तो उनका व्यापार का एक अधिकार था ही था। अब यहां से जितने भी आपके व्यापार के मार्ग थे उन पर उन्होंने अधिकार कर लिया। और आगे देखते हैं, आगे देखेंगे कि यही ऑटोमन तुर्क 1530 तक आते आते उन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया। ध्यान देने की चीज है कि अरब प्रायद्वीप में ही मक्का और मदीना आते हैं। तो जब इन्होंने मक्का और मदीना पर अपना अधिकार कर लिया तो ये इस्लाम जगत के खलीफा कहलाने लगे। यही ऑटोमन तुर्क बाद में इस्लाम जगत के खलीफा कहलाने लगे। और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि कैसे मुस्तफा कमाल पाशा ने 1922 ईस्वी में खलीफा पद को, वहाँ की सत्ता पलटते हुए खलीफा पद को समाप्त कर दिया। खिलाफत आंदोलन भी इसी खलीफा पद की समाप्ति के विरोध में जुड़ा हुआ है। ये भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब 1453 में ऑटोमन तुर्कों ने अधिकार कर लिया, तब यूरोपीय देशों को, जो इधर के यूरोपीय देश हैं, इनको अब दूसरे वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता पड़ी। कि अब देखा इन लोगों ने कि भाई अब यहाँ तो हम लोग की दाल नहीं गलने वाली, तो क्या किया जाए, कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग तलाशा। भाई आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना, इसीलिए तो इन लोगों ने, यूरोपीय देशों ने अपना दूसरा
वैकल्पिक मार्ग खोजना चालू कर दिया। तीसरा चीज है वाणिज्यवाद की नीति। वाणिज्यवाद की नीति 15वीं शताब्दी आते आते जब पुनर्जागरण प्रारंभ हो गया था। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी थी और यहाँ पर एशिया में, विशेषकर भारत में, उस टाइम मध्यकाल ही चल रहा था। तो जब पुनर्जागरण की शुरुआत होती है तो यहाँ पर ये जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में जो भी इसके तटीय शहर हैं वहाँ पर व्यापार और वाणिज्य की बढ़ोतरी हुई, अनेक कारखाने लगे। कारखाने लगने से क्या हुआ, तटीय बंदरगाहों शहर का विकास होना प्रारंभ हो गया, जिसमें वेनिस, यहाँ पे आपका वेनिस आएगा और इधर आएगा वियना शहर। ये दो शहर प्रमुख रूप से व्यापारिक शहर बनकर उभरे। तो अब क्या हुआ, जितनी भी यूरोप की ग्रामीण जनता थी वो इन शहरों पर आने लगी, जो ग्रामीण कृषक थे इन शहरों पर आने लगे। और पहले जो किसान थे अब ये एक नए मध्यम वर्ग के मजदूर बनकर यहाँ इन शहरों में रहने लगे। और ये जो किसान थे पहले क्या थे, ये सामंतवादी प्रथा के अंतर्गत सामंतों पर निर्भर थे, परंतु अब ये निम्न मध्यम वर्ग बनकर यहाँ पे उभरे। इससे क्या हुआ कि वो सामंत प्रथा से मुक्त हो गए। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो ये सब शहर आपके फल फूल रहे थे। तो क्या हुआ कि अब आपका यूरोप में कब्जा था आपका किसका, यूरोप के व्यापार में कब्जा किसका था, बैजेंटाइन साम्राज्य का। तो बाकी यूरोपीय देशों ने सोचा कि अरब पे तो, यहाँ पे तो पूरा एक अधिकार है ही, और यूरोप में भी रोमन साम्राज्य का अधिकार है ही। अधिकार का मतलब व्यापार में एक अधिकार से है। तो क्यों ना फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन जैसे कंट्रीज ने सोचा कि हम दूसरे वैकल्पिक मार्ग की शुरुआत करते हैं। तो आते हैं फिर से वाणिज्यवाद की नीति पर। वाणिज्यवाद की नीति, पुनर्जागरण जब हुआ यूरोप में तो उसका क्या, उसके अनुसार वाणिज्यवाद की नीति को बहुत बल मिला। वाणिज्यवाद की नीति में क्या है कि इसकी नीति में यह माना जाता है कि जिस देश के पास, वह देश उतना ज़्यादा आर्थिक संपन्न माना जाएगा जिस देश के पास जितना अधिक बुलियन है। बुलियन का क्या मतलब है, सोना चांदी, सोना चांदी, सोना चांदी। यानी किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता वहाँ उस देश के पास कितना बुलियन है उस पर निर्भर करती है। तो इसी बुलियन की खोज में यूरोपीय देशों में, खासकर फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम आदियों में वाणिज्यवाद की नीति के कारण अनेक कंपनियों की स्थापना हुई। इसके बाद आते हैं हम लोग वैज्ञानिक आविष्कार पर। अब वैज्ञानिक आविष्कार हम लोग देखते हैं। हाँ, तो हम लोग देखते हैं वैज्ञानिक आविष्कार। हाँ, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं वैज्ञानिक आविष्कार से। पुनर्जागरण के फलस्वरूप वैज्ञानिक आविष्कारों को बहुत बल मिला, जिससे कंपास का क्या यूज होता है। कंपास को हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन मापने, उत्तर और दक्षिण दिशा को मापने के लिए प्रयोग में लाते हैं। एस्ट्रोलैब से कोई भी जहाज की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति क्या है उसकी जानकारी मिलती है। त्रिकोणपाल, बारूद, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आविष्कार जो हुआ बारूद। इससे क्या हुआ, जो भी व्यापारिक जहाज जाते थे उनके पीछे पीछे उन देशों की सेना जाती थी जो कि व्यापारिक जहाजों को प्रोटेक्शन देने का काम करती थी। तो गन पाउडर, तोप, बड़े जहाज, इन सब के आविष्कार से जो भी दुर्लभ या दुर्गम समुद्री यात्राएं होती थी उनको इन्होंने आसान बना दिया। इसके बाद आते हैं हम लोग यूरोपीय शासकों द्वारा समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन पर। अभी हमने बताया कि पुनर्जागरण काल यूरोप में प्रारंभ हो चुका था। तो उसमें क्या हुआ, पुनर्जागरण काल में अब यूरोपीय, उससे क्या हुआ कि पुनर्जागरण काल में यूरोपीय शासक जो थे वो सामंतवादी प्रथा का अंत करना चाहते थे। यूरोपीय शासक सामंतों पर आधारित रहते थे अपनी सैन्य शक्ति के लिए। तो वो सामंतों और चर्च की शक्ति का तिरस्कार करते हुए उन्होंने क्या किया कि व्यापारियों को समुद्री यात्राओं के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना चालू किया, उनका वित्त पोषण करना प्रारंभ किया। इससे क्या हुआ, इसके बदले में व्यापारियों ने भी राजा की मदद करी।
इन सब में सबसे मेन राजा पुर्तगाल और स्पेन के थे, जिनमें पुर्तगाल के राजा डॉन हेनरी, जिसे हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है, हेनरी द नेविगेटर की उपाधि दी गई। इन्होंने अपने व्यापारियों को समुद्री यात्राओं के प्रोत्साहन के लिए वित्त पोषण देना प्रारंभ किया। तो ये बात समझ में आ गई। इसके बाद आती है 3G विचारधारा। 3G विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है कि यह उपनिवेशवाद का मुख्य कारण बनकर उभरी। ये जो 3G विचारधारा है, आइए देखते हैं 3G के में क्या मतलब है। 3G में 3G हैं, जिसमें पहला है गोल्ड। गोल्ड का मतलब क्या? व्यापार से होने वाले लाभ से है। ग्लोरी का मतलब क्या है कि यूरोपीय देश के लोग ये सोचते थे कि यूरोपियन रेस जो है पूरे वर्ल्ड में श्रेष्ठ है, क्रिश्चियंस है वो वर्ल्ड में श्रेष्ठ हैं, तो उन्होंने बाकी सबको जो नॉन क्रिश्चियंस हैं उनको अपना गुलाम बनाने की सोची। थर्ड में आता है गॉड। गॉड का मतलब ईसाई धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने जो भी नॉन क्रिश्चियंस थे उनको कन्वर्जन ईसाई में कन्वर्ट करते गए। और ये जो 3 फैक्टर थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे। किसके लिए? उपनिवेशवाद के लिए, कॉलोनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो 3G विचारधारा थी। ठीक, अब देखिए एक ट्रीटी होती है स्पेन में, टॉर्डेसिया। स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है स्पेनिश में, मुझे भी सही से आइडिया नहीं है, आप देख लीजिएगा क्या है। टॉर्डेसिया की संधि 1494 में होती है। किसके बीच में? स्पेन और पुर्तगाल। ये आपका स्पेन है और ये पुर्तगाल, स्पेन और पुर्तगाल के राजाओं के बीच में होती है। ये संधि क्या थी? इन्होंने अटलांटिक ओशियन में, ये आपका अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे आपका केप वर्डे आइसलैंड है, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर पे एक लाइन खींच ली। ये लाइन ब्राजील से होके पास करती थी आपकी, ये खींच ली और बोला कि इस लाइन के जितने भी ईस्ट में, यानी इस लाइन के जितने पूर्व में हैं उसमें पुर्तगाल का अधिकार रहेगा, और जितने भी वेस्ट में हैं वहाँ स्पेन का अधिकार होगा। जितने भी नॉन क्रिश्चियंस कंट्री है वहाँ पे स्पेन का अधिकार होगा और इधर पुर्तगाल का अधिकार होगा इस लाइन के इधर। तभी आप देखते हैं कि इस अफ्रीका और साउथ एशियन कंट्रीज में जितनी भी कॉलोनी यानी सिल बनी वो सब पुर्तगाल की बनी। और जब अभी आप वेब सीरीज के अगर शौकीन हैं तो आप अगर साउथ अमेरिकन वेब सीरीज नार्कोस देखें, सब देखें, तो आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पे ब्राज़ील में या साउथ अमेरिकन जितनी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे स्पेनिश ज़्यादा बोली जाती है। कारण यही था कि उधर स्पेन ने अपना एरिया डिक्लेयर किया और ये एरिया जो दिया गया वो पुर्तगाल के लिए दिया गया। ये 1494 ईस्वी में ये जो आपकी संधि हुई थी टॉर्डेसिया की। ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, अब जब आते हैं हम लोग यहाँ पे कस्तुनतुनिया को एक बार देखते हैं, तो मैप देख ही रहे हैं, तो यहाँ आपका ये है ब्लैक सी, और यहाँ एक मरमरा सागर। तो आप देखिए काला सागर और मरमरा सागर को कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है? बॉस्फोरस स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। काला सागर और मरमरा सागर को कौन सा स्टेट जोड़ता है? बॉस्फोरस स्टेट। और भूमध्य सागर और लाल सागर, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर, इसको यहाँ से कनेक्ट करते हुए एक नहर का निर्माण किया गया जिसको बाद में स्वेज नहर का नाम दिया गया। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। स्वेज नहर के जोड़ने से ही लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई यूरोपीय कंट्रीज की भारत में आने के लिए। ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा आप ये चीजें। तो ये सब कारण हम लोगों को एकदम क्लियर होने चाहिए, क्या कारण थे। तो ये सब कारण क्लियर हो गए। अब हम लोग देखते हैं कैसे उन लोगों ने आना प्रारंभ किया। 1487 ईस्वी में
1487 ईस्वी में पुर्तगाल का एक नाविक जिसका नाम था, यहां देख लेते हैं 1487, बार्थोलोमो डियाज। बार्थोलोम्यो डियाज नाम का व्यक्ति अफ्रीका के किनारे, पश्चिमी किनारे से होता हुआ अफ्रीका के एक छोर पहुंच गया जिसको आशा अंतरीप का नाम दिया गया। इसी को हम लोग केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने करी? बार्थोलोम्यो डियाज ने। अब इसके बाद 1492 ईस्वी में स्पेन का 1492 कोलंबस स्पेन का यात्री निकला तो भारत की खोज करने के लिए था, मगर कहते हैं दुनिया गोल है और वो यहीं से घूमते हुए अमेरिका में पहुंच गया और इस तरह कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी। अब 1497 ईस्वी में पुर्तगाल का ही यात्री 1497 में पुर्तगाल का यात्री वास्को डिगामा, यहां पे कौन है? वास्को डिगामा आपका। वास्को डिगामा 1497 में केप ऑफ गुड होप पहुंचा। यहां से उसने वास्को डिगामा की मदद करी। किसने? अब्दुल मजीद नाम के स्थानीय व्यापारी ने। यहां से क्या हुआ? वास्को डिगामा प्लस अब्दुल मजीद, स्थानीय व्यापारी था अब्दुल मजीद, इसने मदद करी। तो वास्को डिगामा मालाबार तट पर 1498 ईस्वी में कालीकट नाम के स्थान पर पहुंच गया। तो इस तरह से अब्दुल मजीद की सहायता से वास्को डिगामा मालाबार तट के कालीकट नाम के स्थान पर 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा। इस प्रकार किसी यूरोपीय द्वारा पहली बार अटलांटिक महासागर से होते हुए भारत में समुद्री मार्ग की खोज करी गई। ये कहना बिल्कुल गलत है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी। वास्को डिगामा ने अटलांटिक महासागर से होते हुए एक नए मार्ग की, समुद्री मार्ग की खोज करी। क्योंकि देखिए, समुद्री मार्ग से व्यापार तो पहले भी अरब से होता था। तो यहाँ पर वास्को डिगामा का स्वागत वहाँ के शासक, जिसकी उपाधि जमोरिन थी, उसने उसका स्वागत किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे पुर्तगालियों का आगमन भारत में प्रारंभ हुआ। ठीक है, चलिए इसी के साथ नमस्कार।